हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 का अध्याय 8 कोशिका जीवन की इकाई स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम कोशिका के इंट्रोडक्शन के बारे में, प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हमें सेल की डेफिनेशन, कोशिका की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं जैव क्रियाओं की इकाई है जो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली यानी कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरी रहती है और जिसमें प्रायः स्वतः जनन की क्षमता होती है। तो इसमें हमें 3 बातें याद रखनी है कि ये संरचनात्मक एवं जैव क्रियाओं की इकाई है, पहला पॉइंट। दूसरा, जो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से घिरी रहती है, दूसरा पॉइंट। और जिसमें प्रायः जनन की, स्वतः जनन की क्षमता होती है, ऐसी इकाई को हम क्या बोलते हैं? कोशिका कहते हैं। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटा से छोटा संगठित रूप है। ये सब पदार्थों का, विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती है जो सामूहिक रूप से जीवन कहा जाता है, यानी जिन्हें सामूहिक रूप से जीवन कहा जाता है। तो कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं जैव क्रियाओं की इकाई होती है जो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से घिरी रहती है, जिसमें प्रायः स्वतः जनन की क्षमता होती है और वह छोटे से छोटे संगठित रूप है, वह छोटा से छोटा संगठित रूप है जो विभिन्न पदार्थों से बना होता है, या विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जो जीवन कहा जाता है, जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। जो सेल है, सेल की जो डिस्कवरी है, उसका जो खोज है, उसका जो क्रेडिट दिया जाता है वो रॉबर्ट हुक को दिया जाता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में, 1665 में अपने द्वारा बनाए गए एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कॉक सेल्स का अध्ययन किया। कॉक सेल, कॉक जो होता है वो डेड सेल से बनी एक संरचना होती है। कॉक का अध्ययन किया और उन्होंने उस कॉक सेक्शन में माइक्रोस्कोप में मधुमक्खी के छत्ते के समान चैम्बर्स दिखाई दिए, कोष्ठक दिखाई दिए और इन्हीं कोष्ठकों को उन्होंने सेल नाम दिया। वास्तव में रॉबर्ट हुक ने सेल नहीं देखी थी, उन्होंने सेल वॉल देखी थी, यानी कि कोशिका भित्ति देखी थी। चूंकि सबसे पहले सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया, इसीलिए सेल की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को दिया जाता है। लेकिन वास्तव में उन्होंने सेल नहीं देखी थी, उन्होंने सेल वॉल देखी थी। सेल वॉल डेड होती है और सेल जो होती है वो लिविंग होती है। पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने लिविंग सेल देखी वो थे A.V. ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल्स देखी। उन्होंने एक सरल सूक्ष्मदर्शी बनाया, माइक्रोस्कोप बनाया और उसके द्वारा उन्होंने ह्यूमन स्पर्म सेल को देखा, यानी कि जो मानव का शुक्राणु होता उनको देखा। जीवाणु देखे यानी कि बैक्टीरिया देखे, प्रोटोजोन्स देखे यानी कि प्रोटोजोआ संघ के ऑर्गेनिजम्स को देखा और रेड ब्लड कार्पुसल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाओं को देखा। तो पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने लिविंग सेल्स को देखा वो A.V. ल्यूवेनहॉक थे, ना कि रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी तो उन्होंने सेल वॉल देखी थी, ना कि सेल देखी थी। तो लिविंग सेल को देखने का श्रेय किसे दिया जाता है? ल्यूवेनहॉक को। जो रॉबर्ट हुक ने अपनी जो माइक्रोस्कोप में बनाकर जो उन्होंने सेल को देखा था, यानी कि कॉक के सेक्शन को देखा, उन्होंने इसके चित्र अपनी एक बुक में पब्लिश किए जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया नामक उन्होंने बुक में अपना जो डायग्राम थे उसको उन्होंने देखा। अब जो सेल है, सेल जो होती है वो अलग अलग जगह अलग अलग आकार की होती है, अलग अलग शेप की होती है, अलग अलग माप की होती है। प्रोकैरियोट्स में, यानी कि जो असीम केंद्रीय की ये जंतु होते हैं, उनमें सेल सामान्यतः छोटी होती है, यूकैरियोट्स में सेल बड़ी होती है और सेल अपने कार्य के हिसाब से मॉडिफाइड होती है, रूपांतरित होती है। सबसे छोटी सेल जो होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है।
माइकोप्लाज्मा जेलीसेप्टिकम और लुडविगी। जो माइकोप्लाज्मा है वो प्रोकैरियोटिक जीव होता है और उसके जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, और जो सबसे बड़ी सेल है वह है शुतुरमुर्ग का अंडा 11 × 17.5 सेंटीमीटर इसका साइज होता है। और जो सबसे बड़ी ह्यूमन में सबसे लंबी सेल होती है, लंबी सेल वो होती है नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका। और प्लांट में जो सबसे बड़ी सेल होती है वो बोहिमेरिया निविया के जो फाइबर्स होते हैं जो 55 सेंटीमीटर तक बड़े हो सकते हैं। अलग अलग जंतुओं में सेल का नंबर भी यानी कि उसका जो संख्या होती है वो भी कम होती है। कुछ जंतु एक कोशिकीय होते हैं जिनमें एक ही सेल होती है, कुछ जंतुओं में कुछ पादपों में सेल्स बहुत सारी होती है यानी कि एक जीव की बॉडी अनेक सेल से मिलकर बनी होती है। जो मोनेरा संघ के जंतु हैं, ऑर्गेनिज्म है, और जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं, उन दोनों में समानतः जो जीव होते हैं उनमें एक एक सेल प्रेजेंट होती है। वो बात अलग है कि मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल होती है जबकि प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक सेल होती है। अधिकांश मोनेरन्स में एक सेल होती है, अधिकांश प्रोटिस्ट्स में भी एक ही सेल से बनी होती है बॉडी। लेकिन इनके अलावा कवकों में, पादपों में और जंतुओं में समानतः बॉडी में अनेक सेल्स होती है, बहुत सारी सेल्स होती हैं। और अनेक सेल्स वाली जो बॉडी होती है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जबकि जिसमें एक ही सेल होती है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। लेकिन अनेक साइंटिस्ट इन एक कोशिकीय जीवों के लिए एक नया वर्ड यूज़ करते हैं, अकोशिकीय यानी कि एसेलुलर। ये इसलिए यूज़ किया था कि जितनी जो बड़े मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जंतु और पादप होते हैं, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जो काम करने के लिए इतनी सारी सेल्स उनमें आवश्यकता पड़ती है, वो सभी काम करने के लिए इन सेल्स को केवल, इन ऑर्गेनिजम्स को, इन जीवों को केवल एक ही सेल की आवश्यकता होती है। वो यानी कि एक ही सेल उनकी वो समस्त कार्य कर लेते हैं जो बहुकोशिकीय जंतु इतनी सारी सेल से मिलकर करते हैं। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट बात पता है होनी चाहिए, या जो हमें इसके बाद जो हमें पता होना चाहिए वो है सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी का जो श्रेय है वो एमजे श्लाइडेन और थियोडर श्वान को जाता है। वास्तव में सेल थ्योरी एक जर्नलाइजेशन है। जर्नलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा तथ्य, एक ऐसी बात, एक ऐसी थ्योरी जो एक्सपेरिमेंटली तो प्रूव नहीं होती है लेकिन वो वास्तव में सत्य होती है, उसे हम जनरलाइजेशन कहते हैं। कोशिका सिद्धांत को देने का जो श्रेय है वो एमजे श्लाइडेन है और जो थियोडर श्वान है उनको जाता है। श्लाइडेन और श्वान ने कोशिकावाद के अनुसार जो सभी जंतु और पादप होते हैं उनकी बॉडी एक अथवा एक से अधिक सेल और सेल के प्रोडक्ट से बनी होती है। श्वान ने देखा कि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उन पर मोटी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, उन पर मोटी कोशिका भित्ति के स्थान पर एक पतली कला पाई जाती है जिसे उन्होंने प्लाज्मा कला यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। और उन्होंने कहा कि जो कोशिका है वो कोशिका कला से घिरी होती है और कोशिका कला से घिरी केंद्रक युक्त संरचना को उन्होंने सेल्स कहा, यानी कि सेल्स को उन्होंने परिभाषित किया एक ऐसी संरचना जो केंद्रक कला कोशिका कला से घिरी होती है और जिसके अंदर केंद्रक युक्त संरचना होती है, यानी कि जिसके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, उसको उन्होंने क्या कहा? सेल कहा। बाद में रुडोल्फ विर्को ने इसको और बढ़ाया और उन्होंने ओमनिस सेलुला ई सेलुला नामक फ्रेज दिया और कहा कि जो नई सेल्स होती है, नई सेल्स का निर्माण पूर्ववर्ती सेल से होता है, यानी कि नई सेल्स पुरानी सेल से बनती है। और उन्होंने इस सेल थ्योरी को और एक्सप्लेन किया और एलोबरेट किया और उसका विस्तार किया। और अब सेल थ्योरी के जो मुख्य पॉइंट है वो नंबर 1 है कि सभी जीवों का शरीर
सेल तथा सेल के उत्पादों यानी कि प्रोडक्ट से बना होता है। पहला पॉइंट है कि सभी जीवों की बॉडी, सभी जीवों का शरीर सेल्स अथवा सेल के प्रोडक्ट्स उत्पादों से बना होता है। दूसरा, कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, अर्थात सभी जीवों की बॉडी सेल से बनी होती है और सभी जीवों के जो कार्य होते हैं वो भी सेल से होते हैं। तीसरा, सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती सेल से होती है। और चौथा, जीवित कोशिकाएं पूर्ण शक्त होती हैं, अर्थात टोटीपोटेंट होती हैं। अर्थात एक ऐसी सेल, टोटीपोटेंट का मतलब क्या है? एक ऐसी सेल जिसमें एक पूर्ण जीव बनाने की क्षमता होती है, पूर्ण शक्ति यानी कि टोटीपोटेंट सेल कहलाती है और उनकी ये क्षमता टोटीपोटेंसी कहलाती है। तो इस प्रकार से जो कोशिका सिद्धांत है उसके 4 मेन पॉइंट्स क्या है कि सभी जीवों का शरीर अनेक अथवा एक सेल से मिलकर बनाता है तथा उनके उत्पादों से बना होता है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत इकाई होती है और समस्त जैविक क्रियाएं कोशिकाओं में ही संपन्न होती है। नंबर 3, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। चौथा, जीवित कोशिकाएं पूर्ण शक्त होती हैं अर्थात टोटीपोटेंट होती है और उनमें एक पूर्ण जीव बनाने की क्षमता होती है। लेकिन कुछ कोशिका सिद्धांत के अपवाद पाए जाते हैं। जो सबसे पहला अपवाद है वो है वायरस यानी कि विषाणु। विषाणु लिविंग सेल के बाहर इनर्ट होते हैं, अक्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं और उनमें जनन की क्षमता भी नहीं होती। लेकिन सेल के बाहर से जब वो अंदर पहुंचते हैं सेल के अंदर तो उनमें रिप्रोडक्शन, जनन की क्षमता उत्पन्न होती है। वो अपने जैसे वायरस के पार्टिकल्स बनाने लगते हैं। इसलिए सेल के बाहर तो वो नॉन लिविंग यानी कि अजीवित की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि सेल के अंदर वो जीवित की तरह व्यवहार करते हैं। इसलिए ये लिविंग और नॉन लिविंग यानी कि जीवित और सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है, कनेक्टिंग लिंक होती है। लेकिन ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद होते हैं क्योंकि इसमें अपनी कोशिकीय संरचना नहीं होती, इनमें सेल्स उपस्थित नहीं होती, प्रोटोप्लाज्म में उपस्थित नहीं होता, कोशिका द्रव्य इनमें उपस्थित नहीं होता। नीले हरे शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहते हैं और जो अन्य प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनके अंदर एक सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता और उनमें कोशिकांग भी नहीं होते हैं। राइबोसोम्स को छोड़कर उनमें कोशिकांग नहीं होते यानी कि उनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग भी नहीं पाए जाते। तीसरा, जो परिपक्व लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड कार्पुसल्स हैं और फ्लोएम में सीव ट्यूब्स होती हैं, उनमें परिपक्व होने पर साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव तो होता है लेकिन केंद्रक उपस्थित नहीं होता। तो ये भी अपवाद आती है, सेल थ्योरी के अपवाद के रूप में आती है। और वोकेरिया और राइजोपस, वाइकोरिया एल्गी होता है और राइजोपस जो होता है कवक होता है, इनमें एक सेल में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये भी सेल थ्योरी के अपवाद हैं और जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो सिंगल सेल वाले एक कोशिकीय जीवों को भी इसका अपवाद मानते हैं, सेल थ्योरी का अपवाद माना जाता है। मॉडर्न साइंटिस्ट कहते हैं जो एक कोशिकीय जो ऑर्गेनिज्म है वो भी सेल थ्योरी के अपवाद हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।